तो ये वीडियो रहने वाली है UFC 304 की रीकैप वीडियो, जहां पर डायरेक्टली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्लाईवेट डिवीजन फाइटर्स मोहम्मद मुकायब वर्सेस मैनुएल काप की फाइट से। इतनी ज्यादा ऑल्टरकेशंस और ब्रॉल करने के बाद जब दोनों की 1 वर्सेस 1 फाइट करने की बारी आई तो दोनों ने ही सबसे ज्यादा बेकार फाइट की। इवन फाइट से पहले जब अनाउंसमेंट होने वाली थी तब भी दोनों फाइटर्स ने ट्राई की एक दूसरे के साथ ब्रॉल करने की, बट उसके 10 ही सेकंड के बाद जब फाइट स्टार्ट हुई तो पहले राउंड के कोई 1-2 मिनट तो किसी भी फाइटर ने कोई स्ट्राइक को भी थ्रो नहीं किया। जब साथ में टीम या फिर सिक्योरिटी थी तो दोनों फाइटर्स ऐसे एक्ट कर रहे थे कि अगर उन्हें छोड़ दिया तो वो एक दूसरे की जान ले लेंगे, बट जब एक्चुअली में फाइट करने की बारी आई तो दोनों ही फाइटर्स इतने ज्यादा डरे हुए थे कि फ्लाईवेट डिवीजन फाइटर्स होने के बाद भी इन दोनों फाइटर्स ने बहुत ही कम स्ट्राइक्स को थ्रो किया। जैसे कि ओवरऑल हमें पता है कि मोहम्मद मुकायब इस फाइट को विन कर गया बाय यूनानिमस डिसीजन, बट आई थिंक मैं कंप्लीटली ओके होता अगर ये फाइट एक ड्रॉ भी जाती, क्योंकि राउंड 2 में मोहम्मद मुकायब ने क्लियरली मैनुएल केप की शॉट्स को होल्ड करके ऑलमोस्ट उसे नंगा कर दिया था, जिसके लिए ऑब्वियसली एक पॉइंट डिडक्ट होना चाहिए था, बट रेफरी ने यहां पर मुकायब से पोजीशन को लेना सही समझा। बट उसके कुछ ही सेकंड्स के बाद मुकायब मैनुएल काप के ऊपर एक आई पोक को भी कर देता है, बट यहां पर तो रेफरी ने फाइट को भी स्टॉप नहीं किया। ऑल्सो इसी के साथ इस राउंड 2 में ही मैनुएल काप ने अपने राइट फुट के थंब को ब्रेक कर दिया था, जहां पर एटलीस्ट मोहम्मद मुकायब को इसकी एडवांटेज लेनी चाहिए थी, बट इस पूरी फाइट में वो इसकी एडवांटेज नहीं ले पाया, जहां पर दोनों ने ही एक दूसरे के साथ बहुत ही बेसिक सी फाइट की। जिधर मोहम्मद मुकायब ने ज्यादा पंचेस को लैंड किया, वो मैनुएल काप को ग्राउंड में भी लेके गया और ये फाइट ओवर हो गई। तो दोनों के बीच में ये फाइट एक काफी बोरिंग फाइट रही, जहां पर जस्ट अभी मैंने पढ़ा कि UFC मोहम्मद मुकायब को न्यू कॉन्ट्रैक्ट नहीं देने वाली है, और डैना व्हाइट ने पोस्ट फाइट इंटरव्यू में इनडायरेक्टली बोल दिया कि मोहम्मद मुकायब PFL में जाने वाला है। अब टू बी ऑनेस्ट ये फाइट मोहम्मद मुकायब के कॉन्ट्रैक्ट की लास्ट फाइट थी, और यहां पर मैनुएल काप के इंजर्ड होने के बाद भी जब मुकायब उसे ज्यादा डैमेज नहीं कर पाया, आई मीन इंजरी के बाद भी वो इस फाइट को डोमिनेटली विन नहीं कर पाया, तो आई थिंक UFC ने मिड ऑफ द फाइट ही मन बना लिया होगा कि वो मुकायब को री-साइन नहीं करेंगे। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो अब स्टार्ट करते हैं मेन कार्ड के ओपनर से, जहां पर ये फाइट थी फेदरवेट डिवीजन फाइटर्स आर्नल्ड एलन और गीगा चिकाडजे के बीच में। अब ये फाइट भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट नहीं थी, जहां पर आर्नल्ड एलन इस फाइट को विन कर जाता है बाय यूनानिमस डिसीजन। जिधर जैसे ही राउंड 2 में गीगा चिकाडजे थोड़ा सा टायर्ड होता हुआ दिखा, वहां से एलन उसे ज्यादा पुश करने लग पड़ा, और स्पेशली जो उसका लेफ्ट पंच था वो गीगा चिकाडजे के ऊपर लैंड करने लग पड़ा। अब राउंड 1 की अगर बात करें तो यहां पर गीगा चिकाडजे ने बहुत ही अच्छे से फाइट की, जिधर वो लगातार आर्नल्ड एलन के ऊपर हेड किक्स को थ्रो करता रहा और कंटिन्यूअसली बैकवर्ड मूव करते हुए वो सर्कल अराउंड भी कर रहा था, जिसकी वजह से आर्नल्ड एलन अपने खुद के पंचेस को लैंड नहीं कर पा रहा था। और जब भी उसने अपने पंचेस को लैंड करने के लिए अपनी बॉडी को एक्सटेंड किया तो वहां पर मल्टीपल टाइम्स गीगा चिकाडजे ने अपने पंच से आर्नल्ड एलन को काउंटर किया। ऑल्सो स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में एक ऐसी मोमेंट आती है जहां पर गीगा चिकाडजे आर्नल्ड एलन के ऊपर एक फ्लाइंग नी को थ्रो करता है, जो अगर तो 100% लैंड हो जाती तो आर्नल्ड एलन यहां पर नॉकआउट भी हो सकता था, बट रीकैप देखने के बाद हमें पता लगता है कि बहुत ही कम इस नी ने आर्नल्ड एलन के फेस से कांटेक्ट किया, और इसीलिए इस फ्लाइंग नी से आर्नल्ड एलन सर्वाइव कर जाता है। बट यहां पर अगर हम आर्नल्ड एलन के फाइटिंग अप्रोच को देखें तो क्योंकि राउंड 1 में गीगा चिकाडजे लगातार हेड किक्स को स्पैम कर रहा था, तो इसीलिए आर्नल्ड एलन उस टाइम पर अपनी राइट साइड को सर्कल कर रहा था ताकि गीगा चिकाडजे उसके ऊपर हेड किक को लैंड ना कर पाए। बट ये चीज हम राउंड 2 ऑनवर्ड्स थोड़ा सा चेंज होते हुए देखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली गीगा चिकाडजे अपने हील के ऊपर लगातार बैकवर्ड मूव कर रहा था, तो कभी ना कभी तो उसे गैस आउट होना था, और जैसे ही वो राउंड 2 में थोड़ा सा गैस आउट होने लगा, उसके पंचेस और किक्स में इतनी ज्यादा पावर नहीं रही, वो थोड़ा सा स्लो डाउन भी हो गया, और फिर हम देख सकते थे कि आर्नल्ड एलन गीगा की पावर को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था और बेसिकली उसे प्रेशर करके वॉक डाउन कर रहा था। लास्ट राउंड की बात करें तो वहां पर भी सेम चीज थी, जिधर इस पूरी फाइट में आर्नल्ड एलन ने अपने प्रेशर को मेंटेन रखा, और क्योंकि राउंड 3 में गीगा चिकाडजे काफी ज्यादा टायर्ड हो गया था, तो इसीलिए आर्नल्ड एलन अब ज्यादा पंचेस को थ्रो करने लग पड़ा, और यहां पर वो बॉडी पंचेस को भी ऐड कर देता है ताकि वो गीगा चिकाडजे को और भी स्लो डाउन कर सके। बट जैसे मैंने पहले कहा, इस फाइट में भी ज्यादा आउटपुट नहीं थी, और बेसिकली मैं इस फाइट को काफी एवरेज बोलूंगा। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट थी मिडिलवेट डिवीजन की, जहां पर क्रिश्चियन डंकेन ने फाइट की ग्रेगरी रॉड्रिगेज के साथ, और यहां पर रॉड्रिगेज इस फाइट को विन कर जाता है बाय यूनानिमस डिसीजन। अब ये फाइट थोड़ी सी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि ग्रेगरी रॉड्रिगेज ने यहां पर क्रिश्चियन डंकेन के ऊपर काफी बिग शॉट्स को लैंड किया, बट क्रिश्चियन डंकेन की चिन की तारीफ करनी होगी, क्योंकि देखने पर ऐसा लग रहा था कि मे बी क्रिश्चियन डंकेन यहां पर नॉकआउट हो जाए।
है। ये फाइट ग्रेगरी रॉड्रिगेज ने बहुत ही अच्छी की है, जहां पर वो इस फाइट में एक ऑलराउंड अप्रोच लेके आता है, जिधर उसकी मेन स्ट्रेंथ है ग्राउंड में, बट यहाँ पर उसने डंकिन को उसी की गेम में बीट किया, जिधर स्पेशली रॉड्रिगेज का जो राइट पंच था उसने कई बार क्रिश्चियन डंकिन को हर्ट किया और एक स्ट्राइकर होने के बाद भी क्रिश्चियन को फोर्स किया कि वो उसके ऊपर टेक डाउन को शूट करे। अब स्पेशली मैं यहाँ पर लास्ट राउंड की बात करना चाहता हूँ, जहां पर ग्रेगरी रॉड्रिगेज एक काफी डोमिनेंट पोजीशन में होता है और यहाँ पर उसने क्रिश्चियन की बैक को लिया होता है, टॉप पोजीशन को मेंटेन किया होता है और बेसिकली ट्राई कर रहा होता है क्रिश्चियन के ऊपर सबमिशन को लगाने की। बट रेफरी पता नहीं कौन सी फाइट देख रहा था, क्योंकि वो मल्टीपल टाइम ग्रेगरी रॉड्रिगेज को वार्न करता है कि वो थोड़ी सी एक्टिविटी करे, वरना वो फाइट को फिर से स्टार्ट कर देगा। ग्रेगरी रॉड्रिगेज ने भी रेफरी को देखकर एक्शन किया कि वो बोल क्या रहा है, और इवन अगर डैनियल कॉर्मिये और माइकल बिस्बिंग को देख लें तो वो भी इस कॉल से जरा भी खुश नहीं थे, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पर ग्रेगरी रॉड्रिगेज सबमिट करने वाला था क्रिश्चियन को, और साइड से रेफरी उसे बोल रहा है कि उसे ज्यादा एक्टिविटी करने की जरूरत है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो सच बोलो यहाँ से स्टार्ट होता है UFC 304 का रियल फन, क्योंकि इसके बाद सारी फाइट्स काफी अमेजिंग थी। जहां पर लाइट वेट डिवीजन से स्टार्ट करें तो ये फाइट थी बॉबी ग्रीन वर्सेस पैडी पिम्बलेट के बीच में, जहां पर पैडी पिम्बलेट बॉबी ग्रीन को सबमिट कर देता है, बट नॉट ओनली ट्रायंगल चोक से बट ऑल्सो आर्म बार से। तो एक ही टाइम पर दो सबमिशंस को लॉक इन करके पैडी पिम्बलेट बॉबी ग्रीन को पूरा ही स्लीप कर देता है, और मुझे ऐसा लगता है जो पैडी पिम्बलेट ने आर्म बार को लगाया था उसने बॉबी ग्रीन के आर्म को ब्रेक कर दिया है। जैसे ही पैडी पिम्बलेट ने ट्रायंगल चोक के साथ अपनी पोजीशन को चेंज किया तो उसी टाइम पर बॉबी ग्रीन अनकॉन्शियस हो गया था, बट ये चीज रेफरी को नहीं पता लगी और एकदम से यहाँ पर पैडी पिम्बलेट आर्म बार भी लगा देता है, जहां तक मुझे लगता है उसके आर्म को भी ब्रेक कर देता है, और तब जाकर रेफरी इस फाइट को स्टॉप करता है। फाइट स्टॉप होने के बाद भी अगर हम नोटिस करें तो काफी टाइम तक बॉबी ग्रीन अनकॉन्शियस था, और जब वो वापस खड़ा भी हुआ तो वो अपने राइट आर्म को जरा भी मूव नहीं कर रहा था, जिससे तो यही इंडिकेशन मिल रही है कि बॉबी ग्रीन का आर्म ब्रेक हो चुका है। बट अब दोनों के बीच जो फाइट हुई है उसका ब्रेक डाउन करें तो यहाँ पर पैडी पिम्बलेट ने बहुत ही अच्छा फाइट IQ दिखाया, क्योंकि बॉबी ग्रीन सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है जब उसका ओपोनेंट उसे पुश करता है और वो बेसिकली खेलता है काउंटर गेम। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो पैडी पिम्बलेट बॉबी ग्रीन को जरा भी पुश नहीं करता है, उसके ऊपर लगातार किक्स को थ्रो करते रहता है, और इवेंचुअली इस चीज से फ्रस्ट्रेट होकर बॉबी ग्रीन खुद ही एडवांस कर देता है और पैडी पिम्बलेट के ऊपर टेक डाउन को शूट कर देता है। जैसे ही बॉबी ग्रीन ने टेक डाउन को शूट किया, एकदम से पैडी पिम्बलेट उसके ऊपर गिलेटिन चोक को लगाने की ट्राई करता है, बट जैसे ही उसे पता चला कि ये गिलेटिन चोक नहीं लगेगा तो पैडी पिम्बलेट यहाँ पर बहुत ही जल्दी ट्रांजिशन करके ट्रायंगल चोक को लगा देता है, और जैसे ही ये लॉक्ड इन हुआ ये फाइट ओवर मान लो। बॉबी ग्रीन ने ट्राई बहुत की कि वो कैसे भी इस चोक से बाहर निकले, वो इतनी जल्दी अनकॉन्शियस भी नहीं हुआ, बट उसके बाद जब पैडी पिम्बलेट ने थोड़ी सी पोजीशन को चेंज किया तो एकदम से बॉबी ग्रीन अनकॉन्शियस हो गया। बट जैसे मैंने पहले कहा कि इस पोजीशन से आर्म बार भी लग चुका था, तो इवन अगर बॉबी ग्रीन कॉशियस भी होता तो वो तब भी इस पोजीशन से बाहर नहीं निकल पाता। तो ये पैडी पिम्बलेट के लिए एक बहुत बड़ी विन थी, क्योंकि काफी लोग यहाँ पर बॉबी ग्रीन को पिक कर रहे थे, बट यहाँ पर पैडी पिम्बलेट एक इंप्रूव्ड गेम को लेके आया था। जितनी भी ये फाइट स्टैंडिंग चली वो कंप्लीटली काम रहा, उसने बॉबी ग्रीन के ऊपर जरा भी रश नहीं किया ताकि बॉबी ग्रीन उसे काउंटर ना कर पाए। उसे इवेंचुअली ओपनिंग मिल गई और वो फाइट को विन कर गया। ये चीज मैंने नोटिस की है कि पैडी पिम्बलेट की जूजित्सु गेम बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है, बट उसके आउटसाइड ऑफ UFC जब वो केज वॉरियर में था वहां की फाइट्स देखने पर पता चलता है कि पैडी पिम्बलेट की जूजित्सु गेम काफी अच्छी है। तो अब पैडी पिम्बलेट ने कॉल आउट किया है रेनाटो मोइकानो को। अगर यहाँ पर रेनाटो मोइकानो बेनवा सैंडिनी को बीट कर देता है जो उसकी नेक्स्ट फाइट है, तो फिर पैडी पिम्बलेट वर्सेस रेनाटो मोइकानो की फाइट होगी, और ये फाइट टू बी ऑनेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट थी UFC 304 की को-मेन इवेंट, जहां पर टॉम एस्पिनल कर्टिस ब्लेड्स को नॉकआउट कर देता है और अपने इंटरम हेवीवेट बेल्ट को रिटेन कर लेता है। अब ये चीज मैं बहुत बार बोल चुका हूं एंड आई टोल्ड यू गाइस, टॉम एस्पिनल इज अ रियल डील। यहाँ पर हम टॉम एस्पिनल की स्पीड को देख सकते हैं, क्योंकि कर्टिस ब्लेड्स ने कितने पहले अपने जैब को थ्रो किया था, बट एकदम से टॉम एस्पिनल इस जैब को स्लिप करता है और खुद के 1-2 पंचेस को थ्रो करता है, जहां पर उसका राइट पंच जो मेन पंच रहने वाला था वो एक्चुअली में लैंड भी नहीं हुआ, सिर्फ उसका लेफ्ट ही पंच लैंड हुआ जिसमें इतनी पावर भी नहीं थी, बट वो इनफ था कर्टिस ब्लेड्स को नॉक डाउन करने के लिए। जैसे ही कर्टिस ब्लेड्स ग्राउंड में गिरा, एकदम से टॉम एस्पिनल उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा और काफी स्पीड से पंच
पंचेस को थ्रो करने लग पड़ा। और आई नो कि काफी लोग ये बोल रहे हैं कि ये स्टॉपेज थोड़ा सा अर्ली स्टॉपेज था, जो मुझे भी थोड़ा सा लगता है, क्योंकि ये चैंपियनशिप फाइट है तो ऑब्वियसली तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा चांस देना होगा। बट मेरी ओपिनियन में ये रेफरी की गलती नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर कर्टिस ब्लेड्स को देखें तो उसने अपने हेड को नीचे किया था और बेसिकली शेलअप करके वो अनआंसर्ड कंटिन्यूसली पंचेस को लिए जा रहा था। तो ये बिल्कुल सेंस बनाती है कि इस पोजीशन पर रेफरी ने फाइट को स्टॉप कर दिया। बट इन टर्म्स ऑफ वो नॉकआउट हो गया था या फिर वो फाइट को कंटिन्यू नहीं कर पाता, तो ये चीज नहीं है। वो डेफिनेटली थोड़ी सी और फाइट कर लेता, बट जिस पोजीशन में वो था आई थिंक वो इवेंचुअली नॉकआउट हो जाता। ये बेसिकली एलेक्स परेरा और यिरी प्रोहास्का की जो फर्स्ट फाइट थी उससे हम यहाँ पर स्टॉपेज को रिलेट कर सकते हैं। बट वहां पर भी मैंने कहा था और यहाँ पर भी मुझे लगता है कि फ्यू ही सेकंड्स के बाद टॉम एस्पिनल कर्टिस ब्लेड्स को नॉकआउट ही कर देता। तो एक ही मिनट में टॉम एस्पिनल इस फाइट को विन कर गया, जहां पर स्टार्टिंग ऑफ द फाइट से ऐसा लग रहा था कि टॉम एस्पिनल इस फाइट को बहुत ही जल्दी फिनिश करना चाहता है। और थोड़ी सी यहाँ पर टॉम एस्पिनल ने गलती भी कर दी थी, जिसकी वजह से कर्टिस ब्लेड्स उसके ऊपर पंच को लैंड करता है। बट उसके फ्यू ही सेकंड्स के बाद टॉम एस्पिनल कर्टिस ब्लेड्स को नॉकआउट कर देता है और अपनी इंटरम बेल्ट को डिफेंड कर लेता है। तो अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि कोई डिनाई नहीं कर सकता कि जॉन जोन्स का जो नेक्स्ट ओपोनेंट रहना चाहिए वो टॉम एस्पिनल ही रहना चाहिए, जहां पर ऑब्वियसली जॉन जोन्स की नेक्स्ट फाइट होगी स्टीपे के साथ। बट उसके बाद नो एलेक्स परेरा, नो अदर हैवीवेट फाइटर, ओनली इंटरम चैंपियन टॉम एस्पिनल रहना चाहिए जॉन जोन्स का नेक्स्ट ओपोनेंट। इट्स लुकिंग लाइक जॉन जोन्स का सबसे टफेस्ट ओपोनेंट रह सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा फाइटर है जो ब्रॉक लेसनर के बाद हम बोल सकते हैं पहली बार हम देख रहे हैं जहां पर फाइटर को रेसलिंग आती है, उसके पास वन पंच नॉकआउट पावर है और वो कंटिन्यूसली मूव करते रहता है और वो फीट में भी बहुत ही ज्यादा फास्ट है। तो ओवरऑल इनसेन फाइट बाय टॉम एस्पिनल, वो एक रियल डील है इस हैवीवेट डिवीजन का। और अब से सिर्फ टॉम एस्पिनल को वेट करना है, नवंबर में उसे फाइट देखनी है जॉन जोन्स वर्सेस स्टीफे मियोचिच की। और अगर वहां पर जॉन जोन्स विन कर जाता है और वो रिटायरमेंट नहीं लेता है तो फिर नेक्स्ट ईयर इन दोनों की फाइट होगी। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट थी UFC 304 की मेन इवेंट, जहां पर बिलाल मोहम्मद लियोन एडवर्ड्स को बीट कर देता है और अब वो इस वेल्टरवेट डिवीजन का न्यू चैंपियन है। अब दोनों के फाइट की रिएक्शन वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दी है, तो प्लीज डू मेक श्योर कि तुम इस वीडियो को देखो। बट यहाँ पर अगर बात करें तो काफी लोगों को बिलाल मोहम्मद ने रॉन्ग प्रूव कर दिया, क्योंकि इस फाइट में मोस्ट ऑफ द लोगों ने लियोन एडवर्ड्स को पिक किया था, इंक्लूडिंग मी। बट बिलाल मोहम्मद वो अपनी हर एक फाइट के बाद और ज्यादा बेटर होते जा रहा है, और जो उसने लियोन एडवर्ड्स के साथ पहली फाइट की थी उसको जरा भी इस फाइट से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बिलाल मोहम्मद ने बहुत ही ज्यादा डिफरेंट फाइट को किया है। उसने कंटिन्यूसली लियोन एडवर्ड्स के ऊपर प्रेशर को मेंटेन रखा और स्टैंडिंग में भी लियोन एडवर्ड्स को बीट कर रहा था, जो बाय द वे लियोन एडवर्ड्स की स्ट्रेंथ है। बट बिलाल मोहम्मद ने इस फाइट में शो कर दिया कि उसकी ओवरऑल गेम भी लियोन एडवर्ड्स से ज्यादा बेटर है। पूरी फाइट में प्रेशर मेंटेन रखना और लगातार टेकडाउन्स को शूट करते रहना, जहां पर उसने मल्टीपल टाइम्स लियोन एडवर्ड्स को स्लैम भी किया। ये ओवरऑल काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इस चीज को करने में बहुत एनर्जी लगती है। बट बिलाल मोहम्मद यहाँ पर थकने का ही नाम नहीं ले रहा था, जहां पर इवन राउंड 3 में लियोन एडवर्ड्स ने बिलाल मोहम्मद को ग्राउंड में होल्ड किया था। बट स्टिल जब राउंड 4 और राउंड 5 की बारी आई तो तब भी बिलाल मोहम्मद ज्यादा एक्टिव था। वो फाइट को लेके आ रहा था लियोन एडवर्ड्स के ऊपर, जहां पर लगातार जैब्स और वॉल्यूम ऑफ पंचेस से वो लियोन एडवर्ड्स को फोर्स कर रहा था केज की साइड जाने के लिए, और वहां से टेकडाउन्स को शूट करके वो लियोन एडवर्ड्स को ग्राउंड में लेके जा रहा था। जैसे मैंने अपनी रिएक्शन वाली वीडियो में कहा था, पता नहीं क्यों मुझे लियोन एडवर्ड्स पहले ही राउंड से बहुत ही ज्यादा स्लो दिखा, और अगर राउंड 5 को हटा दिया जाए जहां पर वो अर्ली ट्राई कर रहा था बिलाल मोहम्मद को नॉकआउट करने की, तो पूरी फाइट में लियोन एडवर्ड्स ने जरा भी इमरजेंसी नहीं दिखाई कि वो फाइट को हार रहा है तो उसे ज्यादा रिस्क लेने होंगे, उसे ज्यादा बड़े शॉट्स को थ्रो करना होगा। बल्कि ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला, जहां पर बीच बीच में लियोन एडवर्ड्स अपनी टाइमिंग को सेट करके एक बड़े शॉट को थ्रो कर दे रहा था। बट उसके अलावा अगर हम पूरी फाइट में देखें तो लियोन एडवर्ड्स ने ज्यादा स्ट्राइकिंग में कुछ किया ही नहीं। राउंड 5 के एंड तक बिलाल मोहम्मद ने पूरी परफेक्ट फाइट की, जहां पर वो अपने फाइटिंग स्टाइल को मिक्स करता है। वो नॉट ओनली ग्रैपलिंग कर रहा था, बट वो ऑल्सो अपनी फीट में काफी फास्ट था, वो स्ट्राइकिंग भी कर रहा था। और सिर्फ अगर मुझे कोई कमी निकालनी है तो राउंड 5 के जो लास्ट 30 सेकंड्स थे वहां पर बिलाल मोहम्मद थोड़ा सा वीक पड़ गया, और जैसे ही लियोन एडवर्ड्स ने ये देखा, बहुत ही बड़ी एल्बो को थ्रो करता है जो बिलाल मोहम्मद को स्प्लिट ओपन कर देती है। बट अगेन जैसे मैंने बोला कि लियोन एडवर्ड्स का लग ही नहीं रहा था कि
वो ज्यादा इमरजेंसी को शो कर रहा है। और यहाँ पर भी जब उसने लास्ट 30 सेकंड्स में एल्बो को थ्रो कर दिया था तो लियोन एडवर्ड्स को चाहिए था कि वो बिलाल मोहम्मद को स्टैंड अप होने के लिए बोले कि पास जितनी भी एनर्जी बची है वो पूरी एनर्जी को अनलीश करके एक मैडमैन की तरह पंचेस और एल्बोस को थ्रो करने लग पड़े। बट उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया, बल्कि वो अपनी हेड पोजीशन को एडजस्ट कर रहा था। और ये पता होने के बाद भी कि अगर उसने बिलाल मोहम्मद को फिनिश नहीं किया तो वो फाइट को हार जाएगा, स्टिल यहाँ पर लियोन एडवर्ड्स बिलाल मोहम्मद को हग कर रहा था। तो ओवरऑल बिलाल मोहम्मद की बहुत ही इंप्रेसिव विन, जहां पर उसने लियोन एडवर्ड्स को पूरा ही रीड कर लिया। और बेसिकली राउंड 1 के स्टार्टिंग से ही बिलाल मोहम्मद ने लियोन एडवर्ड्स को मौका ही नहीं दिया कि वो फाइट में कमबैक भी कर पाए। सो दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी UFC 304 की रीकैप वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।